बताइए तो आप ही। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह संघा है और मैं राजस्थान किसान मजदूर नौजवान सभा राज्यसभा का मेंबर हूँ। और ये जो सड़क और दिमाग के मेल की बात हो रही थी, इसी सिलसिले में और सड़क के किसान संगठन और राजनीतिक संगठन, हमारा दिमाग उनका दिमाग, इन सबको लेकर आज एक जॉइंट मीटिंग हुई थी। उसी सिलसिले का एक पहला कदम था। इसको विपक्ष भी बहुत ज़्यादा ना देखे, सत्ता पक्ष भी इसको बहुत ज़्यादा ना देखे, हम भी उसको बहुत ज़्यादा ना देखें। लेकिन आपने जो अभी एक सवाल किया था बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अभी केवल 35% ही अभी फ़िलहाल भी आयात हो रहा है। तो आप देखिए 1998 तक भारत इसके अंदर पूरा सेल्फ रिलायंट था। 1998 तक एक भी ऑयल का इंपोर्ट इंडिया में नहीं होता था। अचानक से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और अगस्त के अंदर आते आते ड्रॉप्सी आ गई। ड्रॉप्सी की बीमारी का स्केयर हुआ था और विद इन 2 महीने उसमें कोई 50-60 मौतें भी हुई थी कि इसमें आर्जीमोन नाम का एक बीज आता है, वो अचानक सरसों के तेल में आ जाता है और वो पैकेज्ड में नहीं आता है, गाँव का जो कोल्हू है उसके अंदर फंस कर वो आता है, उसके अंदर पिस कर वो आता है। तो रातों रात, अगर आपको ध्यान हो राजीव जी, वहाँ पर रातों रात कोल्हू बंद करवा दिए गए और पैकेट का शोर मचाकर 1 महीने के अंदर 1 मिलियन टन सोयाबीन का तेल आयात किया गया था। देश के अंदर 85% ऐसी आबादी है आज भी जो कि बाज़ार में जाकर ये मांगती है सबसे सस्ता खाद्य तेल दे दो। तो उसके बाद एक बार तो सोयाबीन तेल आया, उसके बाद पाम ऑयल का इंपोर्ट होने लग गया, जो कि अमेरिकन सोयाबीन भी मूलतः है, सारा नहीं है पर जीएमओ बेस्ड है। उसमें वो क्लैरिफिकेशन रखते ही नहीं है कि जीएमओ नॉन जीएमओ है। और दूसरा, जब ये पाम ऑयल, हमारे जो दर्शक हैं, हाँ, उनको ये मैं जब बातचीत करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उन तक पूरी बात के, अभी आपने जीएमओ कहा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाँ जी, तो वो बताते चलिए कि क्या है उसका मतलब। सब ऐसा होता है, ये कई फसलों के अंदर छेड़छाड़ करते हैं। उसका जो मूलतः एक जो संरचना होती है, डीएनए संरचना, उसके अंदर वो एक के लक्षण दूसरे में डालते हैं, एक के गुण अवगुण निकाल के डालते हैं। लाइब्रेरी से उसको, अरे लेबोरेटरी में बैठ के प्लांट डिज़ाइन होता है, नेचर के साथ छेड़छाड़ होती है। और ये किस लिए होती है? वो उसको और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड झेल सके, वो जीन्स डाले जाते हैं, ताकि अगर बीच में एक सोयाबीन की लाइन डली हुई है, उसके साथ 3 और दूसरे हर्ब्स और श्रब्स हो रहे हैं, ताकि उसके ऊपर जो भारी कीटनाशक छिड़का जाएगा, इस सोयाबीन अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी पर ये मरेगी नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपके ऊपर पहुंच रहे हैं। यूरोप के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अलाउड नहीं है, रशिया के अंदर अलाउड नहीं है, सिंगापुर के अंदर अलाउड नहीं है। अपने हिंदुस्तान के अंदर आज तक सिर्फ बैंगन की बात हुई थी और उस बैंगन पे भी शोर मच गया। तो ये शिमला मिर्च भी तो नहीं, शिमला मिर्च पे भी चर्चा है, अभी तक वो अप्रूव नहीं किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मैं महाराष्ट्र में गया था, एक सीड वहाँ थे जो शिमला मिर्च का, वो तो मैंने उनसे कहा कि यार आप पीली, लाल, नीली, हर रंग की शिमला मिर्च पैदा कर दे रहे हो। तो उन्होंने कहा अगले सीजन में आप आना, जो रंग आप बताओगे उस रंग का मैं आपको दे दूंगा। तो ये मैंने कहा कि तो इसमें भी एक मिसकंसेप्शन है। आम किसान भी और कई बार जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो हाइब्रिड और जीएम को कंफ्यूज करते हैं। वो हाइब्रिड था, मैंने कहा ना। उसके पीछे कारण है ये कि जैसे हम गांव में करते थे, एक पीले गुलाब ले लिया, एक सफ़ेद गुलाब ले लिया, लाल ले लिया, उसकी कलम को टेढ़ा काट के जोड़ दिया, पिंक गुलाब निकल आता था। हाइब्रिड वो चीज़ है और उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। जब आप उसके डीएनए से छेड़छाड़ करते हैं और उसको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ के लिए, जैसे बीटी नरमा है, कपास है, दुनिया भर में इस टाइम BT5 है, और ये BT भी जो इंडिया में लाया गया ऑन द स्लाई, महीको कंपनी थी, उसमें शरद पवार जी का बहुत बड़ा हिस्सादारी थी, वो उसने 3-4 साल चोरी से पहले उसकी टेस्ट क्रॉपिंग कर दी और उसके बाद बोला अजय तो 3-5 साल से हो ही रही है, अब हो रही है तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उल्टा चल के अब चूंकि कोई नुकसान नहीं हुआ है इसका अभी तक, जबकि उसका नुकसान ये था कि जो कॉटन सीड ऑयल बनता था, कॉटन के अंदर जो अंदर बीज होता है उसका तेल बनता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड लोगों के अंदर जाने लग गया। पर चूंकि 3 साल में अभी तक कोई लाखों मौतें नहीं हुई हैं, तो अब इसको चलने दो, किया गया, उसके गुण भी बताए गए, उसके अवगुण भी बताए गए। मेरा ये मानना है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस बात को हाइप किया जाता है वो बात लोगों तक जल्दी पहुँच जाती है, और जो कंसर्न्स होते हैं आम किसान के, एक आदमी के, वो पहुँच नहीं पाते हैं। 35% जब सोयाबीन ऑयल आने लग गया, आपने बिल्कुल सही कहा, आप कई बार तो आप उसको पल्सेस को और ऑयल को आप बाहर से उस रेट पे ला रहे हो जो कि अगर आप हिंदुस्तान में MSP दे दीजिए तो भी वो उसको मिल जाएगा। सूरजमुखी का किसान इसका प्राइम एग्जांपल है। यूक्रेन से, कई मुल्कों से सूरजमुखी का तेल मंगाया जाता है उस रेट पे जो कि अगर आप सूरजमुखी के किसान को यहाँ दे देंगे तो आपको पड़ जाएगा। लेकिन ऑन
प्रैक्टिकल एक षड्यंत्र के तहत हम तो कहेंगे। उसके अंदर भारत के सूरजमुखी किसान को एमएसपी नहीं दी जाती है। सरसों का आप हालत देख लीजिए, पाम ऑयल का पिछले साल फरवरी मार्च के अंदर सरसों की फसल आने लग जाती है, भरतपुर साइड पे जल्दी आने लग जाती है। फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आती है कि पाम ऑयल अब ज़ीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट होगा, क्योंकि फरवरी के एंड में सरसों की आने वाली है। 6500 रुपये पे जो सरसों आनी थी क्विंटल पे, वो 4000 रुपये पे गिर जाती है। 33% का ड्रॉप हो जाता है। वही कॉटन में राजू साहब ने बताया कपास बेल्ट से आते हैं, वहाँ पे सीधा ही 1500-2000 रुपये पर क्विंटल का। कपास में तो अभी अगस्त में जो किया उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा कपास के किसानों पर। लेकिन ट्रेड डील पर आपकी आपत्तियां क्या हैं? साहब पहले एकदम पॉइंटेड बताइए तो मैं भी आपसे सवाल पॉइंटेड। इस सारी ट्रेड डील का पहला पॉइंट ही सिर्फ खेती से रिलेटेड था, बाकी सारे बाकी चीज़ों पे थे। उसके अंदर उन्होंने पहली बार, आपने भी अपने सवाल में पूछा, देखिए जी गेहूं को नहीं इंक्लूड किया, देखिए जी इसको नहीं किया। हिंदुस्तान में गेहूं से ज़्यादा फार्मर साधारण मक्के के हैं। जहां अच्छा पानी है या अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, गेहूं वहीं हो रही है जहां पे हरित क्रांति के थ्रू पुश की गई और कुछ नेचुरली अच्छे डेल्टास थे यूपी बिहार के अंदर। बाकी जगहों पे मक्का का किसान है, जवार का किसान है, बाजरा का किसान है, मूंगफली का किसान है और सोयाबीन का किसान है, जो कि रेन फेड भी चल जाता है, बारिश के ऊपर भी पल जाता है। वो किसान इस बार, ये बड़ा, इसको भी आप षड्यंत्र के तौर पर देखिए कि इस बार पंजाब को, हरियाणा को उन्होंने डायरेक्टली नहीं छेड़ा है, लेकिन इस बार छेड़ा नहीं, उन्होंने मारा उस किसान को है जो पिछली बार आंदोलन में नहीं आया था या नहीं आ पाया था। अब आप कहना चाह रहे हैं कि गेहूं चावल के किसानों को टच नहीं किया, अभी नहीं छेड़ा है। लेकिन जो 3 डेविल लाइज इन द डिटेल, जो पहले पॉइंट के आखिरी 3 शब्द हैं, आपने देखा है, एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, और 7 दिन के अंदर उसके अंदर एक बार पल्सेस घुसा भी दिए, उसके बाद पल्सेस निकाल भी लिए गए। तो इसका ये मतलब तो क्लियर है, कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से। तो हमारा ये कहना है कि जब तक डील, हालांकि सरकार ने या अमेरिका ने, क्या है, हो सकता है लंबी अभी बातचीत चले, लोग कह ही रहे हैं कि अरे 2 पेज के किया तो 50 पेज की जो थी एक ही साथ आपको अनाउंस करना चाहिए था, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। क्लैरिटी तो नहीं है आपकी, वो बात है, लेकिन उससे आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं सोच रहे हैं। सरकार जब ये इस बात को कह रही है कि दम ठोक के कह रही है, हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं, हमारे वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया, पूरी डील आने दीजिए। साहब ये किराए के मंत्री हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है, वो जॉब पे बिठाए गए हैं। जबकि कृषि मंत्री साहब उस एरिया से आते हैं जहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है। वहाँ गेहूं का भी रकबा कम है, सोयाबीन का रकबा ज़्यादा होता है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। जब हम इसी अकड़ से, इसी दम्ब से इनका पहली डील में हाल देख चुके हैं, तो अब, और एक बार साहब, एक बार लड़के लड़की का रिश्ता हो गया ना, एक बार रिश्ता पक्का आप करके आ गए हो, उसके बाद उसी फ्रेमवर्क में डील डिसाइड होंगे। आपने इतने बड़े घर में रिश्ता कर लिया, इतने बड़े में, उसके बाद तो निटी ग्रिटी रखते हैं कि पनीर रखा जाएगा, कि दाल रखी जाएगी, कि मुर्गा देना है, कि कार के अंदर बाहर गेट के बाहर लगेगा। ये डिटेल डिस्कस होते हैं। अभी इसके अंदर जब उन्होंने कुछ फसलों के, तो आप भूल जाइए, इसके बाद और कुछ ऐड करेंगे। मान लीजिए सरकार ईमानदार है, गेहूं को ऐड नहीं करेगी, लेकिन मक्का तो मार दिया ना। अगर किसी को भी अभी गलतफहमी है कि इन 3 लाइनों में मक्का नहीं मरा है, मुझे तो नहीं लगता मक्का है साहब। मक्का मरा कैसे है? मक्का की आज 70% सेल मक्के की खाने से ज़्यादा उसकी पोल्ट्री फीड में और एनिमल फीड में यूसेज है। जब आपको ड्राइड डिस्टिलर गेन उससे 10 गुना 15 गुना कम में मिल गया, तो इंडिया की, और ये छोटे लाला लोग, छोटे बिजनेसमैन सोच रहे हैं जिन्होंने जगह जगह फीड की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, ये भी मारे गए हैं। जो लाल ज्वार है, रेड सोरगम, उसके अंदर कितना होता है? बहुत छोटे से इलाके में, कर्नाटक और साउथ में साहब अपने यहाँ तो बहुत कम होता है, अपने यहाँ तो नॉर्मल बाकी ज्वार होता है, लेकिन वो रेड सोरगम के अंदर जो स्टार्च की मात्रा है, दुनिया के हर ज्वार से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टार्च उसके अंदर है। और जो स्टार्ची प्रोडक्ट ज़्यादा होगा वो फीड में ज़्यादा यूज़ होगा, फीड में ज़्यादा काम तो आप कह रहे हैं पशुओं के आहार में वो हमारे प्रोडक्ट्स से ज़्यादा वो सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा साहब पशुओं के लिए फीड तो अगर 10 किलो हिंदुस्तान में बननी है तो 10 ही किलो बनेगी ना, उनकी फीड आके अलग तो नहीं बनेगी। उस 10 किलो के लिए हमारा अगर 8 किलो रॉ मटेरियल जाता था, अब हमारा रॉ मटेरियल 4 किलो जाएगा, उनका 4 किलो जाएगा, तो हमारा 4 किलो का किसान मारा गया है। साहब इसको आप बहुत साइंटिफिकली देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत मानिए। ये जैसे फूड चेन पे कंट्रोल करने की बातें की जाती थी, ये लॉजिस्टिक और सप्लाई और फीड इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा है। पोल्ट्री खोला नहीं है, लेकिन पोल्ट्री के ऊपर इन्होंने फीड इंडस्ट्री, द विनर टेक्स ऑल मॉडल है। जब 50 यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कोई कारगिल बना रहा होगा, कोई मान लीजिए कि पोल्ट्री में आप जो फीड की बात कह रहे हैं वो सस्ता हो जाए उनके आने के, उनके रॉ मटेरियल की वजह से, तो हमारे जो पोल्ट्री के किसान हैं उनकी लागत भी तो कम होगी, और वो उनकी लागत कम होने से
जो अभी वो भी बड़ी कंपनियों से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मानते हैं कि उनकी लागत भी कम होगी तो उनका भी व्यापार आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब तो आप अकेले ये एक टापू पे खड़े होकर नहीं कह सकते ना कि जितना हम पैदा कर रहे हैं हमारा सब, आपको तो डील करनी पड़ेगी, ट्रेड करना पड़ेगा। सब मेरे हिसाब से इस वक्त पोल्ट्री भी ना 95% ऑर्गेनाइज्ड बिग इंडस्ट्री के पास है, वेंकीज के पास है, सुगुना के पास हाँ, है, सब सब किसी बड़े के लोग पास है। घर में रख के ब्रॉयलर कोई नहीं बेचता है। कोई देसी 5 मुर्गी हैं, वो देसी मुर्गी तो 1000 रुपए की आज भी बिक जाती है। पिछले 10 सालों में हुआ है ये हुआ है। कि पोल्ट्री पर सब बड़े हाउसेस ने कब्जा कर बड़े लिया। हाउस का ये 1990 से ही अब चालू केवल हो गया। फिशरी बची है। सब फिशरी के अंदर भी ये जब आ जाएगी डील, आप देखिएगा फिशरी के अंदर जो इंडिया से मैक्सिमम सरसों जिसको हम खड़ बोलते हैं, जब उसमें तेल निकल जाता है, जो ड्राई माल बचता है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उस फीड के अंदर। राजस्थान के अंदर श्रिम्प फार्मिंग के अंदर उसके फीड का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। हमारे यहाँ के सरसों के किसानों का एक चैनल खुल गया कि सरसों की खड़ उसके अंदर बिकने लग गई। और जैसे ही ये वाली मील आने लग जाएगी, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी राजस्थान के अंदर। तो हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंटली सोचना चाहिए, हमें डेविल्स एडवोकेट भी बनना चाहिए। और आपकी बात मैं सही मानता हूँ, इस पर अगर सरकार खुले तरीके से आके जवाब दे, 1-2 बड़ी प्राइम मीटिंग्स बता दीजिए जहाँ स्टेक होल्डर से मीटिंग करने के बाद किसान किसी भी, चाहे सरकारी किसान संगठनों से की हो, आरएसएस के संगठन से, भारतीय किसान संघ से की हो, नहीं होता। हाँ वो नहीं किया इस सरकार में कृषि कानून, चौंकाने वाली सरकार है ना।